देखो, प्रेफरेंस शेयर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्लास नंबर 2 है, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट बताया था वो सीआरआर को ट्रांसफर करना बता दिया था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम फ्रेश इशू करते हैं तो सीआरआर में क्यों ट्रांसफर करना करता है, ताकि क्रेडिटर्स की रिस्क प्रोटेक्ट, मतलब क्रेडिटर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे कंपनी में, ठीक है ना। फिर मैंने आप लोगों को ये बताया था अगर फ्रेश इशू कर रहे हैं अपन लोग तो सीआरआर में ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। और हम लोगों ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक किया था, आप लोगों को समझ में आया। मैंने आपको 2 क्वेश्चन और कराए थे, वो भी क्लियर थे आप लोगों को। 2 क्वेश्चन और कराए थे, ध्यान है, मैंने आपको लिखवा के एक क्वेश्चन कराया था, है ना। 2 एग्जाम्पल केस 1 केस 2 कराया था आप लोगों को मैंने, है ना। ठीक है, अब केस 1 केस 2 में ना एक बार उस केस 1 केस 2 जो मैंने कराया था, देखो इसके अंदर केस 1 केस 2 के अंदर मैंने आपको सीआरआर, ये वाला कंसेप्ट तो ठीक है। केस 1 केस 2 मैंने आपको 2 चीज बताई थी कि अपने को सीआरआर में कितना ट्रांसफर करना है, वो डिपेंड करेगा कितने प्रॉफिट अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है ना। फिर केस 2 मैंने बताया था बैंक बैलेंस की कंडीशन हो तो अपने को पहले ये निकालना पड़ेगा बैंक अकाउंट बना करके कि इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना पैसा देना है हम लोगों को, ठीक है ना। और अकॉर्डिंगली हम नंबर ऑफ शेयर निकाल के फिर कैपिटल रिडीम्शन सीआरआर निकाला। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग आगे, एक बार ध्यान देना। देखो, समटाइम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई, ये सब कंसेप्ट मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, इनने जो ये चीजें बोल रखी है ना ये सब मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ, बट एक सिंपल रीडिंग कर रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, समटाइम एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डज नॉट स्पेसिफाई नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन। अब कभी कभी एग्जाम की प्रॉब्लम ये स्पेसिफाई नहीं करती है कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने रिडेम्पशन को, एंड रिक्वायर दैट मिनिमम नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड टू इंश्योर दैट प्रोविजन सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट आर नॉट वायलेटेड। अपने को मिनिमम इशू करना है। दिस इज डन इन 4 स्टेप। अब ये सब चीजें मैं तुमको बता चुका हूँ। अमाउंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन टेकिंग टू अकाउंट द बैलेंस अपीयरिंग इन बैलेंस शीट बिफोर रिडेम्पशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, इफ बैलेंस इन जनरल रिजर्व इज बैलेंस शीट इज 1 लाख and additional information provide that they have decided that balance of general should not be less than 40,000। कराया था ना उस दिन आपको मैंने, ऐसा केस है ना। 1 लाख का बैलेंस है और जनरल का बैलेंस किससे कम नहीं होना चाहिए, तो मतलब आप कितना यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 60,000। then maximum amount of general reserve available is 60,000। after ascertaining the maximum amount of reserve and surplus available for redemption, the adjustment for premium redemption payable out of profit is made and compared with the face value of share to be redeemed. By comparison, one get minimum proceed of fresh issue as per section 55। अब मिनिमम क्या होगा, जितना फेस वैल्यू रिडीम करना है वो माइनस मैक्सिमम अमाउंट रिजर्व एंड सरप्लस अवेलेबल फॉर रिडेम्पशन, ये मैंने कराया था आप लोगों को। आफ्टर कंप्यूटेशन मिनिमम प्रोसीड, द नंबर ऑफ शेयर टू बी डिवाइडेड बाय डिवाइडिंग मिनिमम प्रोसीड बाय 1 शेयर। तो मिनिमम प्रोसीड कितना चाहिए अपने को सेक्शन 55 के लिए, डिवाइड कैसे कर दो, फेस वैल्यू से। प्रोसीड ऑफ 1 शेयर मतलब पार वैल्यू ऑफ शेयर इशूड, इफ इशूड एट पार और एट प्रीमियम, और की इशूड डिस्काउंट डिफर डिस्काउंट वैल्यू, डिस्काउंट तो इशू हो ही नहीं सकता अब, ठीक है। अब जैसे इलस्ट्रेशन 4 देखेंगे आप लोग, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹9 टू रिडीम ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर। 5 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए 9 रुपए का शेयर इशू करने का सोचा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख है। अब कितना डिविजिबल प्रॉफिट है, 3 लाख, मतलब आप बोलो कितना आप यूज कर सकते हो, मिनिमम प्रोसीड कितना चाहिए अपने को, 2 लाख का करना पड़ेगा। 5 लाख रिडेम्पशन करना है, 3 लाख अपने पास प्रॉफिट में अवेलेबल, कितना अपने को फ्रेश इशू का चाहिएगा। और एक शेयर क्या रेट का बोल रहा है, 9 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आते हैं, ये आता है। ऑल्सो ए नंबर ऑफ शेयर, इफ कंपनी डिसाइडेड टू इशू शेयर इन मल्टीपल ऑफ 50 ओनली, तो 50 का मल्टीपल है तो अगले मल्टीपल पे चला जाएगा 50 पे, तो 22,250 शेयर्स आ जाएंगे, फ्रैक्शनल शेयर्स है तो। इसमें कोई डाउट, आगे देखो। फ्रेश इशू एट प्रीमियम एंड मिनिमम फ्रेश इशू, इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। देखो, एक्स लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन 31 मार्च 2013, ये बैलेंस शीट अपने को गिवन है। शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ₹50 ईच, इक्विटी शेयर 2,25,000, ऊपर दिख रहा है शेयर कैपिटल 290। अब ये 290 का ब्रेकअप क्या है, 225 तो इक्विटी शेयर है और बाकी 65,000 का क्या है, प्रेफरेंस कैपिटल है। रिजर्व एंड सरप्लस कंप्राइज ऑफ पीएनएल ओनली, अब रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ क्या है, पीएनएल। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम एट 10%। अब 65,000 के प्रेफरेंस शेयर है, कितने प्रीमियम पे रिडीम करने हैं, मतलब बोलो कितना रिडेम्पशन करना है, 71,500 है। द कंपनी डिसाइडेड टू सेल ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 15,000, फाइनेंस पार्ट रिडक्शन फ्रॉम कंपनीज फंड सब्जेक्ट टू लिविंग बैंक बैलेंस 12,000, इशू मिनिमम शेयर टू रेज बैलेंस रिक्वायर्ड, यू रिक्वायर्ड टू पास। अब है ना, इसमें आप मेरे को एक बात बताओ, आपके पास, आपको पहले निकालना पड़ेगा अपने को पैसा चाहिए कितना। आप सीआरआर के थ्रू नहीं निकाल पाओगे इसके अंदर, आप मतलब जैसे यूं समझो,
290 में से 65,000 रिडीम करना है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना अवेलेबल है अपने पास? 48,000। तो आप ऐसा नहीं कर सकते 48,000 माइनस 65,000, 17,000 रुपए का इक्विटी शेयर चाहिए, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक की कंडीशन है यहाँ पर। यहाँ कंडीशन किसकी है? तो आपको पहले बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो बनाओ, एक बैंक अकाउंट बनाओ, फटाफट बनाओ बैंक अकाउंट। बनाओ फटाफट बैंक अकाउंट। जो कंडीशन बैंक की है। अब बैंक अकाउंट किस तरह बनेगा बताओ? मैं वैसे कंसेप्ट बता चुका हूं तुम लोगों को, ये वर्क ठीक है ना। बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना है? तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,000 रुपए। अच्छा, बैलेंस कितना मेंटेन करना है बैंक के अंदर? तो यहां लिख दो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,000 रुपए। बाय बैलेंस कैरीड डाउन 12,000 रुपए। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अपने को प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना करना है? 71,500 चाहिए। तो लिखो बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर 71,500। इन्वेस्टमेंट कितने बेच रहे हो आप? तो लिखो टू इन्वेस्टमेंट 15,000। तो कितना पैसा चाहिए अपने को अब? और देखो कितना चाहिए। तो अपने को इतना इक्विटी शेयर चाहिएगा। ये बैलेंसिंग फिगर कर दो 37,500। ये बैलेंसिंग फिगर कर दो 37,500। आप समझे इस पॉइंट को? मतलब अपने को अब इक्विटी शेयर इतना चाहिए, तो ये इतना अब यहां पे बताओ शेयर किस पे इशू कर रहे हो? पार पे कि प्रीमियम पे? अपने को इतना पैसा चाहिए, इतनी फेस वैल्यू नहीं चाहिए, ये गलती मत करना। इतना पैसा चाहिए। अब आप एक चीज समझना, यहां अपन 50 का शेयर 50 पे इशू कर रहे हैं, मतलब पार। अच्छा बताओ, अगर यहां तो आप क्या करोगे नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए? ऐसे करते हैं। अच्छा मान लो इस 50 के शेयर को 65 पे इशू कर रहे होते तो 65, क्योंकि अपने को इतना फेस वैल्यू, इतना पैसा चाहिए। आप समझे ना? तो अगर आप 65 से डिवाइड करोगे पैसा उतना आएगा, शेयर कम हो जाएंगे। बट अगर आप उसका 37,500 प्रीमियम पे जा रहे हैं, 50 से डिवाइड करोगे पैसा ज्यादा आ जाएगा, तो वो फिर बैंक बैलेंस वाली कंडीशन वॉयलेट हो जाएगी, ध्यान रखना। तो डिवाइड 50 से करना है ना। बस उसके बाद तो बहुत ईजी है, मैं डायरेक्ट ही समझा देता हूँ, फिर तो बहुत ईजी हो गया। अच्छा आप मेरे को बताओ, 65,000 में से 37,500 यहां से आ गए, कितने बचे अब? 65 में 37,500 फ्रेश इशू आ गया ना, फेस वैल्यू। तो बाकी सीआरआर से लेना रहा कितना? तो ये सीआरआर से लेना 27,500, यस और नो। और 6,500 का जो प्रीमियम है वो भी सीआरआर से लेना है, वो अपने को क्या कहते हैं, पीएनएल से लेना है। अच्छा, प्रीमियम को लेकर ध्यान रखना, सेक्शन 133 की कंडीशन ध्यान रखना। हम क्या मानते हैं, सिक्योरिटी में यूज करना ही नहीं हमको, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना ही नहीं है चैप्टर में। क्वेश्चन यही बोलेगा आपको, जब मैं आपको प्रिजम्पशन पढ़ाया था ना, सारे क्वेश्चन ये मानते हुए कर रखे हैं कि कंपनीज एक्ट और एएस 130 कंपनीज एक्ट से कंप्लाई कर रही है सारी कंपनी, तो सिक्योरिटी में वहां यूज नहीं करना है अपने को। अब मैं डायरेक्ट समझा दूं, तो देखो सबसे पहले अपन ने शेयर इशू करे, ठीक है, एप्लीकेशन टू कैपिटल, फिर प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना है, ड्यू किया प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट, यस और नो। फिर अपन ने इन्वेस्टमेंट बेचे 15,000 पे, ऊपर इन्वेस्टमेंट दिख कितने के रहे हैं, 18,500, तो लॉस बुक किया, ठीक है। सीआरआर में कितना डाला अपन ने, मैंने अभी बताया 27,500, क्लियर है। फिर पेमेंट किया और प्रीमियम को हमने पीएनएल से चार्ज कर दिया। बोलो आई बात समझ में? देख लो ढंग से, कॉपी में कराऊं क्या? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बैलेंस शीट चेक करो। अच्छा आप बैलेंस शीट में बताना, देखो 290 में से कितना चला गया, 65 गया, 225 बचा, और 225 37,500 जोड़ दो, नया कैपिटल इतना हो जाएगा 262,500। अच्छा रिजर्व एंड सरप्लस 48,000 में 27,500 तो सीआरआर में चला गया। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में देखो ऊपर तो टोटल आता है बैलेंस शीट में, बट नोट में जब लिखोगे, और 6,500 पीएनएल में सिक्योरिटी में चला गया, तो ये कितना बचता है पहले बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस में पीएनएल का बैलेंस कितना आता है पहले वो बताओ मेरे को। 41 कैसे आ रहा है इसमें, इसको माइनस पहले, ये सिर्फ पीएनएल बताओ मेरे को, सिर्फ पीएनएल बताओ। 14,000, और सीआरआर आएगा 27,500।
तो सीआरआर भी तो आएगा, यस और नो? ट्रेड पेबल कोई चेंज नहीं है, पीपी में कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट आएंगे नहीं, और बैंक बैलेंस कितना आ जाएगा, कुछ चेक ही नहीं करना है, आपने खुद नहीं निकाला है 12,000 रुपए, ठीक है? तो देख लो आप नोट नंबर 2 ला के पीएनएल, ऐसे हेड लिखना सीआरआर और पीएनएल। इस 3.5 का एक ना सेल भी है, ध्यान रखना, अपन ने वो लॉस भी है सेल पे, वो अपन ने मिस कर दिया। 3.5 का लॉस भी है ना सेल पे, इन्वेस्टमेंट को बेचा, लॉस पे बेचा है। सीआरआर और 27,500 38,000 रुपए आएगा, और कैश में अपने को जरूरत ही नहीं कुछ, ये कुछ कैलकुलेशन जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट 12,000 रुपए डायरेक्ट लिख दो, कर लोगे? बस बैंक अकाउंट बनाने का ध्यान रखना है इसमें, है ना? सिक्स देखो, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। शेयर कैपिटल 40,000, शेयर 4 लाख का है, प्रेफरेंस शेयर 1 लाख का है, कैपिटल रिजर्व 50,000 है, सिक्योरिटी में 50,000, जनरल रिजर्व 75 है, पीएनएल 35,000 है। 1 जनवरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट पार बाय यूटिलाइजेशन रिजर्व, तो रिजर्व को यूज करना है उनको, ठीक है? तो कितना प्रेफरेंस शेयर है? 1 लाख का, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का सोचा बाय यूटिलाइजेशन रिजर्व, जनरल इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन, रिजर्व पूरा यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? 1 लाख रिडीम करना है, जनरल 75 है, पीएनएल 35, सफिशिएंट प्रॉफिट है अपने पास, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो कोई फ्रेश इशू की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो पहले ड्यू किया, पेमेंट किया, जनरल रिजर्व पीएनएल टू सीआरआर किया, कोई तकलीफ? बोलो, एनी डाउट? इजी है तो? ये ध्यान, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व कैन नॉट बी रिटर्न ट्रांसफर सीआरआर, कोई दिक्कत? सोल्यूशन 7 देखेंगे। सी लिमिटेड 3,012% प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 3 लाख के प्रेफरेंस कैपिटल है, फुली पेड अप। कंपनी डिसाइड टू रिडीम एट प्रीमियम ऑफ 10%, 30,000 प्रीमियम पे रिडीम करने का सोचा, मतलब टोटल पेमेंट करना है 330 का। आगे पढ़े, 25,000 शेयर इशू करे 10 ईच, 1,000 डिबेंचर, डिबेंचर इशू काउंट नहीं होता, ध्यान रखना। इशू फुली सब्सक्राइब, पैसा पूरा आ गया, पेमेंट ड्यूली मेड, कंपनी का सफिशिएंट प्रॉफिट है, तो बताओ 25,000 2.5 लाख, 3 में 2.5 गया, कितना और चाहिए सीआरआर में डालने के लिए? 50,000 सीआरआर में डालना पड़ेगा। बैंक टू कैपिटल, बैंक टू डिबेंचर, पीएनएल टू सीआरआर 50,000 रुपए। प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया, पेमेंट हो गया, पीएनएल से राइट ऑफ कर दिया प्रीमियम और रिडेम्पशन। बोलो, सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस है, आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। सिक्योरिटी में इशू बैलेंस आया था ना, या नहीं आया था? नहीं है, बैलेंस है भी नहीं सिक्योरिटी में, तो इस केस में कुछ नहीं है। कराऊं क्या? कोई डाउट? इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे। द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2001, अब बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2001 की है, इंक्लूड द फॉलोइंग। 50,000 प्रेफरेंस शेयर 70 पेड अप है, तो 35 लाख, मतलब 30 रुपए आने बाकी हैं, ध्यान रखना। 1 लाख शेयर है 100 का, 1 करोड़ रुपए। सिक्योरिटी में बैलेंस है, सीआरआर है, जनरल रिजर्व है, बैंक है। अंडर द टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल 31 मार्च 2002। अब देखो, ये बैलेंस शीट एक की है और रिडेम्पशन करना है 31 मार्च 2002, मतलब कितने महीने के बाद? कितने महीने के बाद? 3 महीने के बाद। कितना प्रेफरेंस कैपिटल दिख रहा है आपको? 35 लाख। उसको 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, फुली पेड अप करने के बाद, पहले रिडीम नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडक्शन द कंपनी मेक अ राइट इशू 50,000, इक्विटी इशू 100 ईच। अब भले राइट इशू से फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल क्रिएट होना चाहिए, वो राइट इशू के फॉर्म में हो, वो कोई भी फॉर्म में हो, बट कैपिटल क्रिएट होना चाहिए अपना, ठीक है? 100 ईच एट ₹110 पर शेयर, 20 बीइंग पेबल ऑन एप्लीकेशन, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन 1 जनवरी। इशू वाज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट मेड ऑन 1 मार्च 2002। अब है ना, आप एक चीज समझो, 20 तो एप्लीकेशन पे था, 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट, और बाकी 1 जनवरी 2003 को आ रहा था। देखो, अपना रिडेम्पशन की ड्यू डेट थी 31 मार्च 2002, है ना, और पैसा अपने पास फाइनल जो आएगा वो 1 जनवरी 2003 को आएगा। मतलब कंपनी ने क्या सोचा, इन ऑर्डर टू फाइनेंस रिडेम्पशन कंपनी मेक अ राइट इशू 50,000, तो ये एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया, अलॉटमेंट आ गया, लेकिन उसके बाद का पैसा 1 जनवरी 2003 को आएगा।
तो आप ये ध्यान रखना, अलॉटमेंट तक जितना कैपिटल हो उतना कैपिटल ही काम आएगा प्रेफरेंशियल रिडेम्पशन में। उसके बाद का जो अमाउंट है वो सीआरआर में डालना पड़ेगा। 1 जनवरी 2003 को इशू कर रहे हो आप, मतलब कुछ पैसा मान लो 1 जनवरी 2003 को आ रहा है और रिडेम्पशन बीच में है, तो कैपिटल सिर्फ जितना टिल डेट ऑफ रिडेम्पशन क्रिएट हो उतना ही काउंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे बढ़े। इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड अलॉटमेंट 1 मार्च को हो चुका है, मतलब रिडेम्पशन के पहले अलॉटमेंट कर चुके हो, सिर्फ फाइनल कॉल आना बाकी है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, 20 एप्लीकेशन है तो कैपिटल कितना क्रिएट हो गया 1 मार्च तक? 50,000 इंटू 20, 10 लाख। और इधर कितना आएगा? 35 इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 10 का प्रीमियम है तो 50,000 इंटू 25, 1250। तो कैपिटल ओवरऑल कितना क्रिएट हुआ? 22,50,000, ठीक है। और रिडेम्पशन पे अगर अपना फाइनल कॉल हो जाएगा तो 50 लाख का पेमेंट करना है, 50 लाख में प्रीमियम जोड़ करके, मैं सिर्फ फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं। तो 50 लाख के अगेंस्ट आपका कैपिटल कितना आ चुका है वापस? 31 मार्च तक कैपिटल कितना आ चुका है? 2250। तो सीआरआर में कितना डालना रहा? 2750। सीआरआर में कितना डालना रहा? आगे देखें आप लोग, यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड रिलेवेंट। अब इसमें मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड, प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम आफ्टर फुलफिलिंग द नेसेसरी कंडीशन सेक्शन 55, मतलब रिडेम्पशन हुआ सेक्शन 55 को फुलफिल। अब सेक्शन 55 मतलब पैसा आ चुका है जो पार्टली पेड अप थे, तो पेड अप पूरा करो। तो देखो अब इधर देख लो, डायरेक्ट समझ लो, 8% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल टू कैपिटल, कितने रुपए बाकी हैं? 50,000 पे 30 रुपए तो 15 लाख। बैंक टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, बोलो इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, पहले स्टेज एप्लीकेशन की है 50,000 पे 20 रुपए, यस और नो। फिर एप्लीकेशन टू कैपिटल 10 लाख रुपए, फिर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब अलॉटमेंट में कितना डाला बताओ अपन ने? कितने रुपए अलॉटमेंट के चेक करो ना, 35 रुपए हैं, तो 50,000 इंटू 35 17.5 लाख। और इधर कितना जाएगा? और इधर 10 रुपए, और इधर कितना जाएगा? 25 रुपए। कराऊं क्या कॉपी में, या समझ आ रहा है? ठीक है। अब बैंक टू अलॉटमेंट पैसा आ गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जनरल रिजर्व टू सीआरआर 50 लाख का रिडेम्पशन करना है, 2250 आ चुके हैं, तो कितना जाएगा सीआरआर में? 2750 सीआरआर में डाल दिया, यस और नो, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोलो आई बात समझ में? उसके बाद पेमेंट कर दिया, और प्रीमियम का जो पैसा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज करके जनरल रिजर्व पीएनएल से चार्ज कर लिया। समझ में आया? बोलो। सिक्योरिटी यूज नहीं करना है अपने को, जब तक क्वेश्चन ये नहीं बोले कंपनी सेक्शन 133 वाली नहीं है। क्वेश्चन आपको अगर ऐसा बोले कंपनी सेक्शन 133 वाली नहीं है तो यूज करना है सिक्योरिटी, वरना यूज नहीं करना है अपने को। हाँ, प्रीमियम का पैसा प्रीमियम के लिए यूज नहीं कर सकते हो आप। सिक्योरिटी प्रीमियम का सेक्शन 52 के हिसाब से यूसेज तो है, बट वो सेक्शन 52 क्या बोलता है? सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी यूज फॉर प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बट उसका एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 133 वाली कंपनी के लिए यूज नहीं हो सकता है वो, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा है कि कंपनी सेक्शन 133 कंप्लाई नहीं कर रही है, तो आपको इंप्लाइड हिंट दे रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है अपने को फिर, है ना, बाकी यूज नहीं करना है अपने को। अब बैलेंस शीट बैलेंस शीट बना रखी है, 31 मार्च 2002 और 1 की बैलेंस शीट देख लेना, आराम समझ में आ जाएगी। बस यहाँ राइट इशू किए वो शेयर भी आ जाएंगे। पेडअप 45 रुपये पेडअप है, एक पे 70 कॉल्ड अप था पहले वाली बैलेंस शीट में, और एक करंट ईयर की बैलेंस शीट है। कर लोगे क्या, कराऊं? हो जाएगा? अच्छा, इसी में इलस्ट्रेशन 10 देखो आगे। बैलेंस शीट समझाऊं? 8 करना है, अभी 10 करा के फिर 8 पे आ रहा हूँ। 10 क्या 9 से लिंक है इसमें, 10 में 9 की इंफॉर्मेशन है। विद द हेल्प ऑफ डिटेल इलस्ट्रेशन 9 अबव एंड फर्दर अज्यूमिंग दैट प्रेफरेंस शेयर होल्डिंग 2000 शेयर फेल टू मेक पेमेंट फॉर फाइनल कॉल अंडर सेक्शन 55। अब ऊपर देखो प्रेफरेंस शेयर 50,000 थे, उसमें एक और कंडीशन बोल रहा है, मान लो 2000 ने पैसा देने को ही मना कर दिया, तो बताओ कितने फुली पेड अप हुए? फिर रिडेम्पशन नहीं करेंगे। आगे बढ़ो। यू आर आस्क्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्री
and show extract on balance sheet assuming that shares in default are forfeited after proper notice, मतलब forfeit कर दिया उनको आपने, तो वापस पहले ड्यू तो करोगे, ड्यू तो किया अपन ने, बट पैसा कितने से आएगा बताओ? 48,000 2,000 का नहीं आया, देखो चेक करो। अब आपने उसको फॉरफिट किया, फॉरफिट की एंट्री आती है, कैपिटल टू कॉल एरिया टू शेयर फॉरफिट, जितना पैसा आ गया वो फॉरफिट में चला, जितना नहीं आया और टू, ये एंट्री क्लियर है। अब पैसा आने की एंट्री बैंक टू एप्लीकेशन, फिर कंफर्म करने की एंट्री एप्लीकेशन टू कैपिटल, आ रही बात समझ में? फिर अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री सेम, बट अब यहां ध्यान रखना 48 लाख रुपए अपने को रिडीम करना है। 10 लाख का कैपिटल आ गया, 1250 का कैपिटल आ गया, कितना रहा? 48 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1250 करो, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? तो वो सीआरआर में डालना है, देखो 25-50 सीआरआर में डालना है, उनको जरूर करना, बट है ना सिर्फ देखना नहीं, तो घर पे बैठ के करना एक बार, वरना ऐसे जगह अटकोगे पता ही नहीं पड़ेगा, फिर दिखने में तो इजी लग रहा है ये कर जरूर लेना फेयर करके। फिर अपन ने प्रीमियम प्रोवाइड किया, पेमेंट किया और जनरल से चार्ज कर लिया प्रीमियम। बोलो आया समझ में? एनी डाउट? बैलेंस शीट वापस सेम पैटर्न पे बन सकती है, बस ये नोट ध्यान रखना, नोट ये वाला, अमाउंट रिसीव एक्सक्लूडिंग प्रीमियम ऑन फ्रेश इश्यू टिल द डेट ऑफ रिडेम्पशन शुड बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर। जितना पैसा आया वही कंसिडर करना है अपने को। 10 प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू 22-50 एप्लीकेशन मनी प्लस अलॉटमेंट टुवर्ड शेयर कैपिटल कंसिडर्ड, ऑल विल नॉट बी कंसिडर्ड, ध्यान रखना क्योंकि वो लेटर हुआ है। शेयर कैपिटल के अंदर हाँ अलग हेड आएगा, क्रेडिट बैलेंस है ना उसका, तो फिर शेयर फॉरफिटेड कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस है, तो शेयर कैपिटल में आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अलग से आ जाएगा। देखो इधर शेयर कैपिटल के अंदर नोट्स अकाउंट में अलग से बताना है अपने को। पहले वाले कंपनीज एक्ट में क्या इसको ऐड ही कर देते थे नोट्स के अंदर इनर कॉलम में, अब जो नया मतलब अभी एक अमेंडमेंट आया कि शेयर फॉरफिटेड को अलग से बताना है। बाकी अपन जब आप 12th में थे ना, ये भी पिछले साल ही बोर्ड में अमेंडमेंट आया, इसको क्या अपन इनर कॉलम में इन तीनों को ऐड करके आउटर में टोटली बताते थे, मतलब आप इसको इनर में लिखते थे, बट अभी आया कि शेयर फॉरफिटेड को अलग से ही बताना है आपको, तो फॉरफिटेड शेयर को अलग से शो करना है अपने को, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? बोलो समझ में आया? चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन 8 पे, तुम करोगे ट्राई एक बार, पूरा बिना देखे करो, चलो कोशिश एक बार इलस्ट्रेशन 8 करो एक बार ट्राई अपने आप, बिना देखे करो एक बार इलस्ट्रेशन 8, होता ही नहीं होता है, पूरा एंट्री वाइज करो एक बार सिस्टमैटिक। देखो अनसॉल्व क्वेश्चन 1 देखेंगे, पढ़ते हैं एक बार। द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड शोड द फॉलोइंग बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2003। अब ये बैलेंस था 31 दिसंबर 2003 को, ठीक है। 30,000 इक्विटी शेयर 10 का एक है, 18,000 प्रेफरेंस शेयर 10 का एक है, 4,000 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 10 का एक 8 पेड अप है, सारे शेयर इशू के 1 अप्रैल 2002 को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व एंड सरप्लस पीएनएल 80,000, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और सी कैपिटल रिजर्व है। फॉर रिडेम्पशन 3,000 इक्विटी शेयर 10 ईच आर इशूड एट 10% प्रीमियम। At the same time, preference share redeem on 1 January 2004 at a premium of 2 per share. The whereabout of the holder of short share of 10 each fully paid are not known. A bonus issue of share was made at part 2 share being issued for every 5 share out of CRR. Our equity share issued are not eligible for bonus. So necessary general to record the transaction. ठीक है, अब ध्यान देंगे तुम लोग। देखो मेरे को एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट है आपको, ये बुक्स गिवन है। सबसे पहले ना 1 by 1 चेक करो अपने को कितने प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जो रिडीम करने के, कितने, एक तो कितने एलिजिबल फॉर रिडेम्पशन है वो बताओ मेरे को। एलिजिबल कितना है डे 1 पे जब अपन स्टार्ट कर रहे हैं तब? 18,000। ये 3,000 रिडेम्पशन के लिए एलिजिबल है क्या? फुली पेड अप नहीं है। अच्छा इधर नीचे आपको ऐसा गिवन है क्या उनको फुली पेड अप किया हुआ है? कुछ भी नहीं गिवन है, मतलब उसको अपन ने फुली पेड अप डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट नहीं करोगे तुम लोग, नहीं क्यों तो बाय डिफॉल्ट करोगे नहीं, यूं नहीं कि अपन ने कॉल मंगवा लिया और रिडीम कर दिया आप, ठीक है ना। आप क्या करोगे, वो इंप्लाइड है कि अपन लोग क्या करेंगे, जो 18,000 उन्हीं को रिडीम करेंगे और नीचे नोट लिख देंगे क्योंकि वो फुल्ली पेड अप नहीं है इसलिए हम उनको रिडीम नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो करते हैं स्टार्ट, लिखो ये वाला मैं कराता हूँ, लिखो आप, देखो पहली एंट्री 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म कर देना 12% पीएस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन
टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्रीमियम रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। 180, अब 2 रुपए पे रिडीम करना है प्रीमियम, तो 18 इंटू 2 36,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में 180, प्रीमियम रिडम्पशन 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1,80,000, प्रीमियम रिडम्पशन 36,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,16,000। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना, पेमेंट के पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है पॉइंट, द वेयर अबाउट ऑफ द होल्डर ऑफ 100 प्रेफरेंस शेयर 10 इज फुली पेड आर नॉट नोन। पता ही नहीं है, मतलब 100 प्रेफरेंस शेयर सबको बोल दिया पैसा ले जाओ, बस 100 लोगों का पता नहीं चल रहा है। और क्या रेट के थे 10, तो उनको पेमेंट नहीं होगा, तो 1,200 रुपए पेमेंट कम करेंगे अपन लोग। तो अगले लिखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, इसमें 1,200 रुपए घटा दो तो 2,14,800 की एंट्री हो जाएगी ये। तो लिखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 214,800, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 214,800। लिया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, 3,000 इक्विटी शेयर आपने इशू किए, 10 का है, कितने प्रीमियम पे? 3,000 शेयर 10 का है, कितने प्रीमियम पे? तो लिखो बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक ऑन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 33,000 बैंक ऑन डेबिट, 30,000 कैपिटल और 3,000 का प्रीमियम। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, 1,80,000 की प्रेफरेंस की फेस वैल्यू रिडीम करी है, 30,000 का फ्रेश इशू आ चुका है, तो सीआरआर में कितना डालना रहा? 150, और 150 डालना रहा, तो पीएनएल पहले पीएनएल में भी है और जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व पूरा एग्जॉस्ट कर दो। तो लिखो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये नरेशन लिख सकते हो ना, फॉर ट्रांसफर टू सीआरआर और वो सारी चीजें ना। 120, पीएनएल डेबिट 30,000 टू सीआरआर 150, जनरल रिजर्व 120, पीएनएल डेबिट 30 टू सीआरआर 1,50,000। अच्छा, मेरे को बताओ सीआरआर का यूज अपन किसके लिए कर सकते हैं? मैंने बताया था सीआरआर कैन बी यूज ओनली फॉर बोनस, ध्यान है, सीआरआर का एक यूज होता है कंपनी एक्ट में, बोनस। तो अब आप जब बोनस दे रहे हो, देखो, अ बोनस इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार, 2 शेयर बीइंग इशूड फॉर एवरी 5 हेल्ड आउट ऑफ सीआरआर। हाउएवर इक्विटी शेयर इशूड फॉर रिडेम्पशन नॉट एलिजिबल फॉर बोनस, मतलब ये जो है ना, इनको बोनस नहीं देना है, ठीक है। तो बोनस कितनों को देना है? सिर्फ पुराने वालों को। और कितना? 5, तो 30,000 अपॉन 5 इंटू 2, इतना बोनस देना है अपने को। कितना आता है? 12,000, और 12,000 इंटू 10 करो, 1,20,000। और वो 1,20 सीआरआर में बैलेंस पड़ा है क्या, चेक करो ऊपर। क्वेश्चन में तुमने एंट्री करी ना, सीआरआर में ट्रांसफर किया ना, 150 पड़ा है तो उसको यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, तो लिखो नेक्स्ट, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 150, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 150, सीआरआर अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर 1,50,000। 1,20, सॉरी, हाँ 1,20, सॉरी 1,20,000, सॉरी। और फिर बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 120, और उसके बाद क्या करोगे बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा प्रोवाइड करना बाकी है ना ऊपर, प्रीमियम और रिडेम्पशन वाला। तो लिखो नेक्स्ट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पीएनएल टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना होगा? 36, तो एंट्री कर दो 36,000। और नीचे एक नोट लिख देना, अमाउंट टू सीआरआर इक्वल्स टू अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर, अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। तो लिखो इसमें फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस टू बी रिडीम,
एक 80 लेस फ्रेश इशू, कितना है फ्रेश इशू, कितने का है? 30,000 का है ना, कितने का है? 30,000, तो CRR में 150, 1,50,000। बोला ये बात समझ में? कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? कोई डाउट? नहीं, क्लियर सबको? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े? क्वेश्चन 2 देखेंगे। ये इन्फॉर्मेशन है 31 मार्च 2001 की। ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड कैपिटल ये गिवन है, रिजर्वेशन डिटेल है 2509% डिबेंचर 100 का है कि ट्रेड पेबल पीपी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इतनी है, डेफर्ड टैक्स ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड बैंक, ठीक है। इन एजीएम ऑन 20 जून द कंपनी पास द फॉलोइंग रेजोल्यूशन, स्प्लिट 10 शेयर इनटू 5 इक्विटी शेयर 2 ईच फ्रॉम 1 जुलाई। अब 10 का शेयर उसको 5 में तोड़ देना है और 2 का 1, तो कितने शेयर दे ऊपर चेक करो, 30,000 शेयर हैं। अब 10 के शेयर को 5 में तोड़ देना है 2 पे, तो इंटू 5 1.5 लाख शेयर हो जाएंगे। 2 रुपए का एक शेयर बना देना, 10 के शेयर को 2 रुपए बना दो, 1.5 लाख शेयर हो जाएंगे। इसकी एंट्री अपन ने ध्यान है कहाँ पड़ी थी? एडवांस अकाउंट में पड़ी थी ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्प्लिट करते थे, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹2 एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। फिर रिडीम करना है 8% प्रेफरेंस शेयर 5% प्रीमियम पे, रिडीम करना है 9% डिबेंचर बाय मेकिंग ऑफर टू डिबेंचर होल्डर टू कन्वर्ट देयर इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और टू एक्सेप्ट कैश ऑन रिडेम्पशन। इशू करना है फुली पेड बोनस शेयर रेशियो 1 ईच फॉर एवरी 3 शेयर रिकॉर्ड डेट। 10 जुलाई को सारे इन्वेस्टमेंट 5% बेच दिए, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। 40% डिबेंचर होल्डर एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट कैश एंड क्लेम सेटल किया 1 अगस्त को। कंपनी फिक्स 5 सितंबर एज रिकॉर्ड डेट एंड बोनस इशू कंक्लूडेड, रिकॉर्ड जर्नलाइज इंक्लूडिंग कैश एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। इसमें ना एक कंसेप्ट रिडेम्पशन और डिबेंचर का भी आएगा यार, इसमें तो रिडीम डिबेंचर को भी करना है इसके अंदर। ये वाला है ना, आप एक काम करो, इसको मार्क कर लो, अपन रिडेम्पशन और डिबेंचर बात करते हैं इस टॉपिक को, इसमें क्या 2 कंसेप्ट वो भी आ रहे हैं इसमें, इसको मार्क कर लो, रिडेम्पशन और डिबेंचर के बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो याद दिला देना, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा एक बार, ठीक है ना, ध्यान रखना इसको, है ना। अगला चैप्टर अपन रिडेम्पशन और डिबेंचर ही पढ़ रहे हैं वैसे ही। क्वेश्चन 3 होमवर्क कर लेना बस, ठीक है ना। ठीक है, एमसीक्यू भी देख लेना एक बार सारे, इसमें एमसीक्यू में क्या तुमको एक बार ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि सारे ही देख लेना एक बार चैप्टर के, ठीक है। एमसीक्यू सारे देख लेना, थोड़े कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे बस। ये होमवर्क कर लेना बस, बाकी ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है ना। ठीक है, कर लोगे ये वाला? ठीक है, इसको देखना, नेक्स्ट क्लास में कर